अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल स्पीशीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे पास केमिकल स्पीशीज क्या है और जो डिफरेंट टाइप्स है केमिकल स्पीशीज के, वो भी हम इसमें वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह फोकस के साथ इस पूरे लेक्चर को सुनना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल स्पीशीज क्या है। देखें, केमिस्ट्री में हम सारे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी पार्टिकल मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कोई एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, या फ्री रेडिकल है, तो ये सारी चीजें हमारे पास केमिकल स्पीशीज कहलाती है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसे पार्टिकल्स जो कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हों, तो उनको हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन से अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2। जब एक केमिकली रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाता है 2H2O। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जैसे हम क्या करेंगे, केमिकली इनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल तैयार होंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। दे आर कॉल्ड केमिकल स्पीशीज, सही है। तो इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर आपको मालूम होगा, जब आप उन रिएक्शंस को गौर से स्टडी करोगे तो उन रिएक्शंस में बाज जगहों पे आपको एटम्स नजर आएंगे, बाज जगहों पे आयंस आपको नजर आएंगे और बाज जगहों पे आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये सारे क्या है, और कभी कभार चेन रिएक्शंस आपके सामने आएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपके पास फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये असल में आपके पास केमिकल स्पीशीज कहलाती है, ठीक है। तो केमिकल स्पीशीज को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि द पार्टिकल्स से मुराद यह है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा which take part in a chemical reaction is known as chemical species। तो देखिए, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल आपके पास आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस भी हो सकते हैं, कोई भी आपके पास हो सकता है। तो इन सब को हम क्यों केमिकल स्पीशीज कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं, इसलिए हम इनको केमिकल स्पीशीज कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास केमिकल स्पीशीज के डिफरेंट टाइप्स हैं। उन सब टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फर्स्ट जो टाइप है जिसको हम आयन कहते हैं वो बताता हूं कि आयन बनता कैसे है, ठीक है, और आयन किसे कहते हैं, आयन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हम पहले आयन को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं आयन क्या होता है। यहां पे मैं लिख रहा हूं आयन, ठीक है। सबसे जरूरी बात जो आपने याद रखनी है कि आयन जो बनता है वो किसी एटम से बनता है, और मैंने आपको एटम ऑलरेडी एटम के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, और जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, मींस कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में बैलेंस होता है। इसलिए हमारे पास जो एटम के ऊपर पूरा चार्ज होता है वो जीरो होता है, इस वजह से एटम को न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। तो असल में एटम क्या है, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है,
ठीक है। तो एटम क्या है? एटम असल में एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। सही है। क्यों हम इसको न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। एटम को हम न्यूट्रल पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से हम एटम को न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, याद रखिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन या लॉस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, या फिर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। याद रखें जब कोई एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है या अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इन दोनों सूरतों में एटम जो होता है वो न्यूट्रल नहीं रहता। उसमें हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, और फिर हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास एटम जो है उससे दो टाइप्स बन जाते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उससे एक पॉजिटिव आयन बनता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उससे एक नेगेटिव आयन बनता है। इस पर भी बात करेंगे, वो पॉजिटिव आयन और वो नेगेटिव आयन क्या क्या है। ठीक है। तो फिलहाल अभी तक आपने ये जान लिया है कि हमारे पास जब एटम क्या करता है, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन या लॉस करता है या गेन करता है, तो इन दो सूरतों में वो एटम न्यूट्रल नहीं रहता, वो हमारे पास आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि आयन है क्या। तो हम लिख सकते हैं कि द स्पीशी having net positive or negative charge upon losing or gaining one or more electrons from the valence shell is called आयन। ठीक है। तो आयन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी स्पीशी जिस पे या तो नेट या पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो, नेट का मतलब है उस पे एज अ होल पॉजिटिव चार्ज हो, या उस पे एज अ होल नेगेटिव चार्ज हो। जब वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को या लॉस करता है या गेन करता है, यानी वैलेंस शेल से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब वैलेंस शेल से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जब गेन करेगा तो वो वैलेंस शेल के अंदर ही गेन करेगा। तो एज अ रिजल्ट उससे क्या बनेगा, उससे हमारे पास बनेगा आयन। अच्छा, अब हमारे पास आयन के टू टाइप्स है। ठीक है। मैंने पहली आपको बता दिया है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उससे पॉजिटिव आयन बनता है, जब गेन करता है तो उससे नेगेटिव आयन बनता है। तो याद रखें जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एज अ रिजल्ट जब वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो दैट पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन, हम उसको कैटायन कहते हैं। ठीक है। और जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है तो उसको हम एनायन कहते हैं। ठीक है। तो दैट नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि there are two types of ions। आयंस के टू टाइप्स है। ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप है हमारे पास कैटाइन, और सेकंड टाइप है हमारे पास एनाइन। एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। पहले जान लेते हैं हमारे पास कैटाइन क्या होता है। देखो, कैटाइन आपके पास तब बनता है जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम ग्रुप नंबर 1 में मौजूद है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब वो अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा, और इसी सोडियम को जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है +1 चार्ज, इसी सोडियम को हम कैटाइन कहेंगे। या दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ ही साथ
एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, ठीक है। सोडियम के हमारे पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स ड्रा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ड्रा करूंगा। तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमारे पास कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस कैल्शियम के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सोडियम जो है, ये जब इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एज अ रिजल्ट ये सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, ठीक है। या आप +1 भी लिख सकते हो। तो पहले ये था सोडियम एटम, जैसे इसने अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये कन्वर्ट हुआ सोडियम आयन में। ये हमारे पास कैल्शियम एटम है, ये कैल्शियम जब क्या करता है अपने वैलेंस शेल से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जब ये लॉस कर देगा तो एज अ रिजल्ट ये चेंज हो जाएगा Ca+2 या 2+ में, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों आयन आपके पास कैटाइंस कहलाते हैं, क्योंकि एक हमारे पास जो कैटाइन बना है उस पर +1 चार्ज है, दूसरा हमारे पास जो कैटाइन बना हुआ है उस पर +2 चार्ज है। इस तरह आपके पास +3 भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे हमारे पास Al, एल्यूमिनियम पे हमारे पास 3+ चार्ज होता है, ठीक है, या +3 चार्ज भी आप कह सकते हो। तो ये तीनों एग्जांपल्स से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास कैटाइंस किस तरह बनते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखें कैटाइंस आपके पास तब बनेंगे जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लॉस करता है। तो एज अ रिजल्ट उससे हमारे पास कैटाइंस क्या होंगे, बनेंगे। क्लियर है। तो हम कैटाइन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज कैटाइन, तो आप लिखोगे when an atom loses one or more electrons from its valence shell, it converts to a positive ion called cation। तो जब कोई एटम क्या करता है, वो अपने वैलेंस शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लॉस करेगा, तो उसके बाद वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और उस पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहेंगे, ठीक है। सेम हमारे पास जो एनाइन होता है, एनाइन आपके पास तब बनता है जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में एक या एक से ज्यादा यानी 2 या 3 तक वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब गेन करता है, तो वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही वो आयन जो होगा वो नेगेटिव आयन बनेगा और उस नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। तो एनाइन के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। एनाइन एग्जांपल्स, तो एनाइंस के हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन हमारे पास अभी ये हमारे पास क्या है, एटम है, ठीक है। तो क्लोरीन के हमारे पास वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्लोरीन है और इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए या खुद को स्टेबल करने के लिए। इन शॉर्ट यहां तक आप इतना सीख लो कि क्लोरीन अगर स्टेबल होना चाहता है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसके पास अब लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो जब ये बाहर से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, फॉर एग्जांपल
ये अलग कलर से जो मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट किया है, ये बाहर से आया है, ये इसने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्लोरीन एटम से चेंज हो जाएगा क्लोरीन माइनस, यानी क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। और इसी क्लोराइड आयन को हम क्या कहते हैं, इसी क्लोराइड आयन को हम एनाइन कहते हैं। अब ये आपके पास क्या है, ये एक एनाइन है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है। जैसे आप ऑक्सीजन का एग्जांपल ले सकते हो। ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप नंबर 6 में मौजूद है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, खुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब बाहर से वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एज अ रिजल्ट उस पे -2 चार्ज आएगा या 2 माइनस चार्ज आएगा। और इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उसके ऊपर अगर 2 माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन ने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ है, जिसकी वजह से वो हमारे पास किस फॉर्म में चेंज हुआ है, ये हमारे पास एनाइन में चेंज हुआ है। एनाइन क्या है, हमारे पास एक आयन है और एक ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यानी जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उससे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उससे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, ठीक है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास वो मॉलिक्यूलर आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस वो आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल CH4+, ये हमारे पास एक कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, क्योंकि आप देख सकते हो जब ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उन ग्रुप ऑफ एटम्स को जो केमिकली कंबाइन होता है उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, जिसकी वजह से हम इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन तो कहते हैं, लेकिन चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूलर आयन है इसलिए हम इसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जैसे C2H5OH-, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, क्योंकि हमारे पास ये नीचे क्या है, एक मॉलिक्यूलर आयन है, ग्रुप ऑफ एटम्स है तो मॉलिक्यूल है, और इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है, इसलिए हम इसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो देखिए, असल में मॉलिक्यूलर आयन अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर आयन आपके पास तब बनते हैं जब कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर गेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया है CH4+, मीथेन जो मॉलिक्यूलर आयन बनता है वो कैसे बनता है कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो ब्लैक डॉट्स है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, और ये जो रेड डॉट्स है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किए हैं, शेयर किए हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, और ये अभी स्टेबल है। अब हम क्या करें, अगर बाहर से एक्स रेज की मदद से या फिर अल्फा पार्टिकल की मदद से अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दें, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये CH4 से क्या हो जाएगा, ये CH4 से CH4+ में चेंज हो जाएगा, और इस तरह के आयन को हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन एटम जब अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कैटायन में चेंज हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है, उससे जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लॉस करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2+ में चेंज हो जाएगा, जिसको हम फिर क्या कहेंगे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। याद रखें, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा बनते रहते हैं, मोस्ट कॉमन यानी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास बहुत कम हमें देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है, या उनकी फॉर्मेशन इतनी नहीं होती जितने हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास मौजूद है, और उनको डिस्कवर किया गया है। वो वजह यह है कि हम मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन इतने ज्यादा कॉमन नहीं है जितने हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कॉमन है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स के ऊपर कि फ्री रेडिकल क्या होता है।
अच्छा, फ्री रेडिकल को देख लेते हैं, फ्री रेडिकल है क्या, ठीक है। फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल असल में है क्या, देखें पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल आप क्या किस तरह डिफाइन करोगे, उसको जानोगे कैसे। फ्री रेडिकल आपके पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है, तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को, ग्रुप ऑफ एटम नहीं मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल हो या फिर एक एटम हो, और अगर उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन है, सात इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और साथ ही साथ या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हो जिसका दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, उसका जोड़ा मौजूद ना हो, तो इस तरह के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 हो गए, ये 5 और ये 7, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 क्या है, 7 एज एन ऑड नंबर, 7 एक ऑड नंबर है। तो अभी मैंने कहा कि कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो क्लोरीन क्या है, ये एक फ्री रेडिकल है, क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये सिंगल है, इसलिए हम इसको अनपेयर्ड कहते हैं। तो याद रखें, हम इसको इधर डिफिनीशन कैसे लिखेंगे कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स that has odd number of electrons, odd number of electrons are unpaired electrons, unpaired electron in its valence shell as known as free radical, ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्या है कि हमारे पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। they are represented by putting a dot on the symbol। हम फ्री रेडिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी हमारे पास फ्री रेडिकल हो उसका सिंबल हम लेते हैं, उस सिंबल के ऊपर डॉट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, तो हमने इसका सिंबल लिखा और इस सिंबल के ठीक ऊपर हमने एक डॉट लगाया, तो ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल है। सेम हमारे पास CH3 एक फ्री रेडिकल है और इसके ऊपर जो हम डॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बना, ये फ्री रेडिकल बना, ठीक है। सेम हम हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे तो ये भी हमारे पास एक क्या है, फ्री रेडिकल है। तो इस तरह हम फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं कि जो क्लोरीन का रिएक्शन है मीथेन के साथ, इस रिएक्शन के अंदर आपको फ्री रेडिकल कैसे बनता है ये भी आपको देखने को मिलेगा, और क्लोरीन फ्री रेडिकल किस तरह मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे मीथेन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, जब कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है 2Cl डॉट, यानी दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जब मीथेन मॉलिक्यूल के साथ यानी CH4 के साथ रिएक्ट करता है या उस पर अटैक करता है, तो एज अ रिजल्ट
वो हमारे पास चेंज हो जाता है CH3 यानी मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये एक फ्री रेडिकल है जो कि हमारे पास रिएक्शन के दौरान बन चुका है। ये CH3 फ्री रेडिकल जब क्या करता है, दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाता है क्लोरोमीथेन। CH3Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास फिर से क्या बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन के दौरान जो फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो बनता रहता है और इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और जब तक हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बनता नहीं है, तब तक हमारे पास ये रिएक्शन चल रहा होता है। क्लियर है? तो याद रखिए जो फ्री रेडिकल होते हैं वो इंतहाई हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, वो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी वो जैसी फिजा में, एटमॉस्फेयर में बनते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो डायरेक्ट किसी दूसरी स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ रिएक्शन करते हैं और किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करते रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा ये था पूरा का पूरा लेक्चर केमिकल स्पीशीज के ऊपर, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के केमिकल स्पीशीज को डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ किस्म की केमिकल स्पीशीज बनते कैसे हैं। ठीक है, इनके पीछे जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।